नमस्कार बच्चों। आज आज हम बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ने वाले हैं। आज हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर कह लो या फर्स्ट बुक कह लो, जो पहले सेमेस्टर के रूप में आती थी, अब फर्स्ट बुक और सेकंड बुक है। यानी फर्स्ट बुक का आज अंतिम लेसन है। आज जो लेसन है बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। आज जो हमारा लेसन है वो है, पहले अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है आज? यानी इकोनॉमिक्स। और लेसन नंबर 13। और लेसन कौन सा है? यानी ऐसा लेसन है आज कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के अंदर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। और मार्केट के अंदर कौन कौन सी है? फर्स्ट मोनोपोली, सेकंड मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट यानी कंपटीशन अपना, एंड ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। ठीक है। यानी हमारा एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, और अल्पाधिकार। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेसन के ऊपर लिख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम सेटर नहीं है जिसने इस लेसन से क्वेश्चन ना दिया हो। हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 4 मार्क्स को कोई रोक ही नहीं सकता। और कई बार तो दोनों भी आ जाते हैं। 6 मार्क्स का भी आ जाता है, 4 मार्क्स का भी आ जाता है, तो ये मान लो ये 10 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इतना इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको छोड़ना मत। एक एक चीज को, इसको अच्छी तरह समझना। ठीक है। अब हम टर्न बाय टर्न चलते हैं। लेट वी स्टार्ट आवर लेसन 13। फर्स्ट में हम पढ़ते हैं मोनोपोली यानी एकाधिकार। एकाधिकार जैसे आपको पता है, नाम से स्पष्ट है, एकाधिकार, एक अधिकार यानी एक व्यक्ति का अधिकार। ठीक है ना, एक व्यक्ति का अधिकार, एकाधिकार। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको पता है, मोनोपोली, जो ऊपर लिख दिया था हमने। और मोनोपोली का यदि हम विखंडन कर दें, एक तो हो गया मोनो और एक हो गया शब्द हमारा पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी सिंगल, एक व्यक्ति। और पोली का मतलब होता है कंट्रोल, यानी जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो। क्या है? एक व्यक्ति का अधिकार हो।
जिस फर्म के ऊपर, जिस उद्योग के ऊपर, जिस उत्पादन के ऊपर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, वह एकाधिकार कहलाता है या मोनोपोली कहलाता है। फिर सुनो बच्चों, यानी एकाधिकार एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो लिख के दिखा देते हैं पहले आपको। यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है। यानी कोई भी वस्तु बनाने वाला है उसको केवल एक व्यक्ति ही बना सकता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। हो गया क्लियर। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है, यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का, कोई वस्तु भी हो सकती है या सेवा भी हो सकती है, उसका केवल एक ही उत्पादक होता है, उस वस्तु का कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। यानी इस वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु का प्रयोग करें, इसके बराबर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो निकटतम प्रतिस्थापन किया जा सके। ऐसी कौन सी वस्तु है, इसका एग्जाम्पल भी तो देंगे। जैसे आपने देखा है भारतीय रेल। भारतीय रेल पर केवल भारत सरकार का अधिकार है। और भारतीय रेल कौन चला सकता है, भारतीय रेल किसके कंट्रोल में आती है, केवल भारत सरकार के अंडर में आती है। रेल का उत्पादन या रेल अपने किसी निजी व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जिसके ऊपर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, एक फर्म का अधिकार हो, एक उद्योग का अधिकार हो, जो एक ही कंट्रोल करने वाला है, यानी भारतीय सरकार। दूसरा एग्जाम्पल बिजली बोर्ड। क्या है दूसरा एग्जाम्पल, बिजली बोर्ड। हमें बिजली बोर्ड यानी जब हम बिजली लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लेते हैं, हम किसी से इलेक्ट्रिकल लेते हैं तो कि कहाँ से फॉर्म भरना पड़ता है, सरकार के पास फॉर्म का भरना पड़ता है। उसके बाद हमारे घर मीटर लगता है, किसको अप्लाई करना पड़ता है, यानी सरकार को, भारत सरकार को। राज्य सरकार भी भारत सरकार के अंडर में आती है, इसलिए भारत सरकार ही बोलते हैं हम, ठीक है ना, भारत सरकार ही बोलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बिजली बोर्ड भी किसके अंडर में आती है, भारत सरकार। ये भी एकाधिकार है, यानी हमारा मोनोपोली का एग्जाम्पल आता है। बात को समझो बच्चों, यानी एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जो उत्पादन करता है या सेवा का उत्पादन करता है, किसी वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादन करता है, तो केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है और इसके निकटतम कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। जिस उत्पादन पर, जिस सेवा पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसके निर्णय वो स्वयं लेता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार। ऐसा उत्पादन जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, एकाधिकार या मोनोपोली कहलाता है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करें, दोबारा फिर सुन लें। अब एग्जाम के अंदर क्या आता है
कि भाई एकाधिकार क्या होता है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। एकाधिकार का मीनिंग आ गया, अब इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। इसकी विशेषताएं लिखो भाई, यानी एकाधिकार की विशेषताएं, एकाधिकार की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं यानी एकाधिकार है, आपको क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या फीचर्स हमें पता कैसे चलेगा एकाधिकार, या एकाधिकार के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यानी आपको पता है, हमने अभी बताया था, एक ही विक्रेता होता है इसका, यानी बेचने वाला तो एक ही होगा ना, उत्पादन जब एक करता तो बेचने वाला भी एक ही होगा। यानी एक विक्रेता, विक्रेता कितने हैं? एक, तथा अनेक क्रेता, खरीदने वाले तो अनेक होते हैं ना, बिजली यूज कौन करता है? अनेक। रेल में कौन यात्रा करता है? अनेक। यानी विक्रेता तो एक और क्रेता अनेक। क्लियर है? एक विक्रेता यानी बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा। इसको अपने शब्दों में आपने इसका वर्णन करना है, या आपने अपने आप लिखना है इसके अंदर, याद नहीं करना, याद केवल ये करना है, ये इसकी जो हेडिंग है केवल ये याद करनी है कि भाई एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, एक विक्रेता है, अनेक क्रेता है, इसको ध्यान में रखना है बस। इसके अंदर तो आपने अपने आप लिखना है। सेकंड, सेकंड जो फीचर्स है इसकी वो क्या है? एकाधिकारी, एकाधिकारी फर्म क्या है? यही जो फर्म है ये उद्योग भी है। मतलब क्या है इसका कि भाई ज्यादा फर्में इकट्ठी हो जाएं, ज्यादा फर्में इकट्ठी हो जाएं और उसको इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाता है? उद्योग। जैसे कपड़ा मिल, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, आपने सुना है ना। यानी कई फर्में इकट्ठी हो जाएं तो उद्योग हो जाता है, लेकिन इसमें केवल एक उत्पादन करने वाला है, इसका कंपेटिटिव नहीं है, तो यही जो फर्म है वो ही उद्योग होती है। ठीक है ना? यानी फर्म और उद्योग में अंतर ही खत्म हो जाता है। ये छोटे लेवल की, ये बड़े लेवल की रहती नहीं है। यही फर्म उद्योग है और उद्योग ही फर्म है, क्योंकि एक ही के कंट्रोल में है सारी चीजें। ठीक है, इनका अंतर खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट, नई फर्में, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। वेरी गुड। यानी इसमें केवल एक उत्पादन करने वाला है, कोई दूसरा इसके अंदर उत्पादन नहीं कर सकता। जैसे भारतीय रेल कौन बनाता है? भारत सरकार। क्या और कोई व्यक्ति रेल का उत्पादन कर सकता है? नहीं। क्या और कोई उत्पादन करने के साथ साथ रेल को चला सकता है, अपनी पटरी वगैरह बिछा सकता है? नहीं। यानी कोई भी नई फर्म इसके अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, यानी केवल एक उत्पादन करने वाला है, जो नई फर्में उसके अंदर उत्पादन करना चाहती हैं, आना चाहती हैं, वो नहीं आ सकती। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। फोर्थ, ठीक है, यानी निकटतम, निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। प्रतिस्थापन नहीं होता, यानी इसका प्रतिस्थापन होता ही नहीं। जैसे भारतीय रेल है, क्या कोई दूसरी रेल चली हुई है इसके इक्वल में? भारतीय रेल तो भारत के कंट्रोल में होगी, क्या इसको छोड़कर हम दूसरी रेल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। यानी इसकी प्रतिस्थापन कोई वस्तु नहीं हो सकती, केवल एक ही है और इसका प्रतिस्थापन नहीं होता। ठीक है, और फीचर्स 5,
कीमत नियंत्रण। ये क्या है? यानी जब एक ही उत्पादन करने वाला है तो ये अपनी कीमत का निर्धारण, यानी कीमत के ऊपर जो कंट्रोल है वो स्वयं करता है। ठीक है, यानी किस वस्तु की कितनी कीमत रखनी है, किसको किस भाव में बेचना है, उसका निर्णय ये स्वयं करता है। इसका निर्णय और कोई फर्म नहीं करती। इसी फर्म को इसका निर्णय करना पड़ता है, कीमत कम रखें या ज़्यादा रखें, इसका निर्णय ये स्वयं करते हैं। ठीक है, यानी नियत कीमत, इनके ऊपर, कीमत के ऊपर इनका पूरा 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 कंट्रोल होता है। 6, कीमत विभेद की संभावना। कीमत विभेद की संभावना यानी एकाधिकार के अंदर एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमतें अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थानों पर ली जा सकती हैं। यानी एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत लेना कीमत विभेद कहलाता है। तो एक ही वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत ले सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसकी कीमत चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कीमत विभेद की संभावना पाई जाती है। एंड इट्स 7 औसत आगम तथा सीमांत आगम में अंतर। ये देखो भाई, डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम, इसको विशेष ध्यान दें, अभी अभी आपको बता देंगे, थोड़ा सिमिलरिटी आएगी वो सेकंड के अंदर बताएंगे। यहाँ पर हमारा आउटपुट लिया जाता है और यहाँ पर हमारे रिवेन्यू, क्योंकि रिवेन्यू का ही तो जिक्र है, आगम आगम रिवेन्यू का ही तो जिक्र आ गया ना। यानी इसकी AR और MR अलग अलग होती हैं। इसकी AR और MR अलग अलग होती हैं। ठीक है, यानी क्या बताने लग रहा है, ध्यान रखो बच्चों। एक तो डायग्राम बनाते समय अभी याद कर लें कि भाई AR MR से ऊपर होती है, AR MR से ऊपर होती है। हमें इसके अंदर केवल ये लिखना है क्योंकि एकाधिकार बाजार में औसत आगम तथा सीमांत आगम में अंतर होता है। दोनों अलग अलग विभिन्न कीमतों इकाइयों की कीमत को प्रकट करती हैं, अलग अलग वस्तुओं की कीमतों को प्रकट करती हैं। ठीक है, यानी कीमत विभेद वाला एक पॉइंट इसके अंदर कुछ ऐड हो जाता है। आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमने जो एकाधिकार की विशेषताएं हैं, ये 7 विशेषताएं बताई हैं आपको। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी 7 विशेषताएं हमने बता दी है। इनमें से यदि आप 5 या 6 भी लिख देते हैं तो भी बहुत है। अगर एक को छोड़ दें, अगर 5 भी लिख देंगे तो भी अच्छा काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें 7 की 7 लिखी जाए। ठीक है, ये हमारा एकाधिकार कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एकाधिकार हो गया भाई हमारा। अब आ गया हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता। सेकंड, एकाधिकारी प्रतियोगिता। ठीक है, या इसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अपूर्ण प्रतियोगिता। हमने पीछे पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता और ये है अपूर्ण प्रतियोगिता। या तो अपूर्ण कह दो
या एकाधिकारी कह दो। सर एकाधिकार से भी नाम मिलता है इसका, एकाधिकार के बाद एकाधिकारी आ गया, और पूर्ण के बाद अपूर्ण आ गया। एकाधिकार से भी मिलता है, पूर्ण से भी मिलता है। क्या मीनिंग है आप समझ जाओ। ये जो प्रतियोगिता है, ये जो बाजार है हमारा, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये जो बाजार है ये क्या है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता है, इसका बीच का बाजार है ये बीच का बाजार है। यानी एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच का बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता पाई जाती है। हमारे हमारे जो जीवन में आपने देखा होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता बहुत, एकाधिकार जो बाजार है वो बहुत कम पाया जाता है, जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो भी नगण्य रूप में पाया जाता है। हमारे जो जीवन में काम आने वाली चीजें हैं वो ये हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन आ जाए, इसका मीनिंग लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में भिन्न होती हैं। क्या है ये, मतलब एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। अरे भाई, जैसे आपने कभी बाजार में बहुत ज्यादा बेचने वाले होते हैं, आपने साबुन देखा है कभी, साबुन कौन कौन से होते हैं भाई, साबुन कौन कौन से होते हैं, हमने लक्स साबुन देखा है, लाइफबॉय साबुन देखा है, हमाम साबुन देखा है, डेटोल साबुन देखा है, गोदरेज नंबर 1 देखा है, नीम देखा है, यानी अनेक प्रकार के साबुन होते हैं। लक्स साबुन, लाइफबॉय साबुन दोनों है तो साबुन, दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन आपने देखा कि इसका जो वजन है, रूप है, रंग है और नाम है, और इसका भी यही, दोनों का अलग अलग होता है। यानी सभी वस्तुएं अलग अलग होती हैं, किसी न किसी रूप में भिन्न होती हैं।
यानी एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से मेल नहीं खाएगी। दोनों विक्रेताओं की वस्तुएं अलग अलग होती हैं किसी न किसी रूप से। काम एक है लेकिन रंग, रूप, वजन, ट्रेडमार्क्स आदि में अलग अलग होती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह स्थिति है, अब इसको आप आराम से समझ सकते हैं। बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, बेचने वाले बहुत ज्यादा, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में भिन्न होती हैं। सबके हैं तो सारे साबुन, लेकिन सबके नाम अलग हैं, सबके रूप अलग हैं, रंग अलग हैं, उनकी पैकिंग अलग है, किसी न किसी रूप से ये अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिता एकाधिकारी प्रतियोगिता पाई जाती है। और आपको पता है हमारा जो समाज है, हमारे समाज में यही प्रतियोगिता पाई जाती है। टूथपेस्ट देख लो आप, आपने क्या देखा है? टूथपेस्ट देखा है? टूथपेस्ट अलग अलग होते हैं, पेप्सोडेंट, कोलगेट, एंकर, बबूल, दुनिया भर के आए हुए हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा बाजार जिसमें जिसमें सभी का नाम, रंग, रूप किसी न किसी रूप से अलग होता है। अगर पेपरों में आ जाए कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है तो ये इसकी मीनिंग के रूप में लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिख दें। और साथ में आएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता होती क्या है, जिसमें अलग अलग वस्तुएं होती हैं, अलग अलग रंग रूप होता है, यानी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताएं, यानी एकाधिकारी एकाधिकारी प्रतियोगिता एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इसकी विशेषताओं में आप बताओ भाई। यानी अनेक क्रेता, यानी अनेक तो खरीदने वाले तथा अनेक विक्रेता। अनेक खरीदने वाले होते हैं और अनेक बेचने वाले होते हैं। हो गया। नंबर 2, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में सभी विक्रेताओं की वस्तु किसी न किसी रूप, रंग, रूप आदि में अलग अलग होती है, यदि वस्तुओं में विभेद पाया, अंतर पाया जाता है। होगी दोनों, सिंपल है। अनेक क्रेता, अनेक विक्रेता और वस्तु अलग अलग होती हैं। थर्ड पॉइंट, फर्मों के प्रवेश होने या छोड़ने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। फर्म कभी भी उत्पादन करने के लिए आ सकती है और कभी भी उत्पादन करके जा सकती हैं। उत्पादन को छोड़ सकती हैं। कोई भी फर्म आओ, अपना साबुन बनाओ या और कोई टूथपेस्ट बनाओ, कोई भी सामान हो, वो अपना सामान बनाए, उसको प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़कर जा सकती हैं। यानी कोई भी नई फर्म उत्पादन के अंदर आ सकती है और जिसको इसके अंदर फायदा नहीं लगा उसको छोड़कर जा सकती है। यानी कोई भी फर्म उत्पादन कर सकती है, कोई भी उत्पादन नहीं कर सकती। आपने एकाधिकार के अंदर पढ़ा था केवल एक विक्रेता, अनेक क्रेता और एक समान वस्तु और फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। उसके अंदर कोई भी फर्में प्रवेश नहीं कर सकती थी और इसके अंदर कोई भी फर्म कभी भी आओ और कभी भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता है। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रय लागत। देखा आपने, विक्रय लागत। विक्रय लागत क्या होती है?
विक्रय लागत का मतलब अपनी वस्तु बेचने के लिए उस पर जो खर्च करना पड़ता है। आपने कभी अमिताभ बच्चन को बोरो प्लस दिखाते हुए देखा होगा ना, यानी ऐड करनी पड़ती है। अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ऐड करनी पड़ती हैं, और यदि ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसके ऊपर खर्च होगा, तो उसी खर्च को विक्रय लागत कहते हैं। ठीक है, यानी ये किसके अंदर पाई जाती है प्रतियोगिता, विक्रय लागत किस में पाई जाती है, एकाधिकारी के अंदर। ठीक है, एकाधिकार के अंदर ये प्रतियोगिता, एकाधिकार के अंदर ये नहीं पाई जाती। फिफ्थ है कम गतिशीलता। कम गतिशीलता। कम गतिशीलता क्या है, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं और सेवाओं में गतिशीलता कम पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर साधनों और वस्तुओं में, या सेवा कह लो या वस्तु, दोनों साथ में करना पड़ता है, इनमें कम गतिशीलता पाई जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, गतिशीलता कम पाई जाती है। 6 पॉइंट क्या है, गैर कीमत। ये पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा हमें, गैर कीमत प्रतियोगिता। ये क्या है, गैर कीमत प्रतियोगिता, ये इसी प्रतियोगिता के अंदर पाई जाती हैं, एकाधिकारी के अंदर। ये क्या होती है, आपने कभी सुना होगा चाय के एक पैकेट के साथ एक गिलास फ्री, या 4 किलो सरफ के साथ एक बाल्टी फ्री। आपने सुनी होगी ये, यानी अपना सामान बेचने के लिए, किसी भी फर्म को अपना सामान बेचने के लिए उसके ऊपर ऑफर देनी पड़ती है, अलग अलग रूप से लोगों को लुभावना पड़ता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी वस्तु को खरीदें। अपनी तरफ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये छूट दी जाती है, ये अलग से वस्तुओं के साथ गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं। और यही जो गैर कीमत प्रतियोगिता है, ये अपने वस्तु को या सेवा को बेचने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, केवल कम कीमत पर अधिक वस्तु की मात्रा, अधिक वस्तु की मात्रा बेची जा सकती है। यदि कोई फर्म अपनी ज्यादा वस्तुएं बेचना चाहे, कोई भी फर्म अपनी ज्यादा वस्तुएं बेचना चाहे, तो उसको अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। केवल कीमत को कम करके ज्यादा वस्तुएं बेच सकता है, अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सभी व्यक्तियों को कीमत के ऊपर आधारित देखना पड़ता है। अगर कीमत ज़्यादा है तो कम खरीदेंगे, अगर कीमत कम है तो ज़्यादा खरीदेंगे। यदि कोई फर्म अपनी वस्तुएं सेवाओं को ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसके केवल एक उपाय है, कम कीमत करके वो अपनी वस्तु को ज़्यादा बेच सकता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा औसत तथा सीमांत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र, इसके अंदर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको वही बनाना है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, आपको
अभी बता देते हैं। यहाँ पर वही हमारा आउटपुट और यहाँ पर वही रिवेन्यू, ठीक है। और एक ध्यान रखना बच्चों, जब हमने ए आर बनाई थी अंदर की तरफ बनाई थी, यानी मूल बिंदु की तरफ बनाई थी, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ बनाई थी हमने ओरिजिन पॉइंट पर। जब हमने एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर बनाना है तो ए आर को थोड़ा सा इससे दूर बनाना है, और एम आर तो हमेशा इसके नीचे ही रहेगी, यानी वो यहाँ था ए आर और एम आर, ये थोड़ा सा दूर बनाना है आपने, ठीक है। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में भी औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र अलग अलग होते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इसका अर्थ है कि भाई यदि विक्रेता अधिक वस्तु खरीदना चाहते हैं, यदि विक्रेता अधिक वस्तु बेचना चाहते हैं तो उन्हें केवल कम कीमत लेनी पड़ेगी, ये है ना पॉइंट। यदि विक्रेता अपनी वस्तु ज्यादा बेचना चाहते हैं तो उसे कीमत कम लेनी पड़ेगी, यानी ज्यादा वस्तु है कम बिकेगी, कम वस्तु है कम कीमत है तो ज्यादा बिक सकती है, ज्यादा कीमत कम खरीदेंगे, कम कीमत ज्यादा खरीदेंगे, नॉर्मल, ठीक है। यानी हमने क्या बताया, औसत और सीमांत आगम वक्र ये किसके अंदर, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड था पर्सन एकाधिकारी प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एंड थर्ड इज, हमने थर्ड क्या बोला था, ओलीगोपोली, ओलीगोपोली। ओलीगोपोली क्या है, आपने देखा कि भाई एकाधिकारी, थर्ड पॉइंट, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। ये क्या है, यानी इसके अंदर क्या होता है, अल्पाधिकार नाम से स्पष्ट है, अल्प थोड़ा, अधिकार हमारे ऊपर जो राइट्स है हमारे, कुछ, अल्प माने कुछ, कुछ व्यक्तियों को जो अधिकार होता है, केवल कुछ व्यक्तियों को अधिकार होता है, उसे अल्पाधिकार कहते हैं। यानी अगर इसको हम मीनिंग के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो, यह अल्पाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें, यानी यह बाजार का वह रूप है, वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं, अल्पाधिकार मतलब यह वह बाजार है जिसमें कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर बहुत बड़े विक्रेता होते हैं और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं और खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम जैसे लें तो जैसे हमारे देश में, भारत में ऑटो जो उत्पादक हैं, वो ऑटो उत्पादक गिने चुने हैं, जैसे कौन कौन है ऑटो उत्पादक,
यानी फिएट, फोर्ड, मारुति आदि नाम लिख सकते हैं। यानी एक ऐसा उद्योग है, ये अल्पाधिकार ऐसा उद्योग है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा स्केल पर उत्पादन होता है। ये सभी व्यक्ति इसके अंदर उत्पादन नहीं कर सकते। इसको उत्पादन करने के लिए बस कुछ व्यक्ति होते हैं, केवल उत्पादन कुछ व्यक्ति करते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन करने के लिए बहुत बहुत ही बड़े स्केल पर अमाउंट की आवश्यकता होती है। यह असंभव तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। तो अल्पाधिकार वही कहता है, अल्प मीन थोड़ा, अधिकार जो कम व्यक्तियों के पास अधिकार होता है, कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार होता है, जिसमें विक्रेता तो होते हैं लेकिन बड़े विक्रेता होते हैं और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा, तो उसे ही तो हम अल्पाधिकार कहते हैं। और अल्पाधिकार की विशेषताएं अल्पाधिकार की विशेषताएं फर्स्ट क्या है, कुछ बड़ी फर्में, यानी उत्पादन करने वाली कुछ ही फर्में होती हैं लेकिन वो बड़ी होती हैं। पहला पॉइंट हो गया, यानी विक्रेता बहुत ही कम होते हैं लेकिन बड़े स्केल पर होते हैं। ठीक है। नंबर 2, क्रेताओं की अधिक संख्या, खरीदने वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं। क्रेताओं की अधिक संख्या। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, प्रवेश में बाधाएं। जैसे नाम से स्पष्ट है, यदि कोई उत्पादन करने के लिए उसके अंदर प्रवेश करना चाहे, उत्पादन के अंदर प्रवेश करना चाहे, तो अनेक बाधाएं हैं। हम कहते हैं ये असंभव तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा कठिन है इस उद्योग के अंदर प्रवेश लेना। यानी मनाही तो नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा रुकावटें। ठीक है। फर्म, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, फर्म की मांग फर्म का मांग वक्र की मांग वक्र। ठीक है। फर्म की मांग वक्र को निर्धारित करना संभव नहीं। यानी भाई कोई फर्म चाहता है कि भाई मैं 2000 कारें बेचूंगा या 2 लाख कारें बेचूंगा, वो अपनी मांग को तो निर्धारित नहीं कर सकते ना। ये तो पब्लिक के ऊपर आधारित है या दूसरी फर्मों के ऊपर आधारित है, हो सकता है वो उस चीज को सस्ती कर दे। यानी कोई भी फर्म अपनी मांग वक्र को निर्धारित नहीं कर सकती कि हमने कितना बेचना है, ये निर्धारित नहीं कर सकती। ठीक है। व्यापार गुटों का निर्माण, यानी सभी फर्मों को इकट्ठा होकर एक व्यापार गुट का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है। सभी फर्मों को इकट्ठा होकर व्यापार गुट का निर्माण करना पड़ता है, जिससे अपना उत्पादन को आराम से वो बेच सकें, आपसी मेल मिलाप से। और व्यापार गुट में एक किसी भी फर्म को कीमत नेता निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित कर लेते हैं, कीमत नेता, यानी प्राइस लीडर। वो जो कीमत निर्धारित करेगा, सभी फर्में उसी कीमत को अनुसरण करेंगे, जो कीमत रखेगा उसी के अनुसार अपने उत्पादन को बेचेंगे, तब तो उत्पादन आराम से चल सकता है, अदरवाइज ये उत्पादन इतना आसान नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्पाधिकार जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जब भी आता है ये 4 मार्क्स का आता है।
कितना आता है, 4 मार्क्स का आता है। लेकिन इसको फिर भी हम हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। इसको अच्छी तरह आप प्रिपेयर करें और इसको अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो 4 मार्क्स कंप्लीट तुमने अपने अध्यापक से छीनने हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखना है कि वो मजबूर हो जाए आपको फुल मार्क्स देने के लिए। ये तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आपको एक और बात बता दें, इसके साथ में कई बार एग्ज़ाम के अंदर आता है क्या कि भाई हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर भी तो आ सकता है ना। एकाधिकार और एकाधिकारी में अंतर भी तो आ सकता है। देखो भाई, आपको पता है एकाधिकार के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वस्तु विभेद। एकाधिकार की वस्तु सब एक जैसी होती हैं और एकाधिकारी की सभी वस्तुएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। सभी वस्तुएं अलग अलग होती हैं और एकाधिकार के अंदर एक जैसी होती हैं। ये जरूरी तो नहीं है वस्तु विभेद पाई जाए एकाधिकार के अंदर, हो भी ना भी हो, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर ये पाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, वस्तु विभेद, और इसके बारे में लिख दो दोनों के अलग अलग, ठीक है। सेकंड, विक्रेताओं की संख्या। विक्रेताओं की संख्या यानी एकाधिकार में विक्रेता कितना होता है, एक, और एकाधिकारी प्रतियोगिता में कितने होते हैं, अनेक। यानी एकाधिकार के अंदर केवल एक विक्रेता पाया जाता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता पाए जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, नई फर्मों के प्रवेश। नई फर्मों का प्रवेश, और अभी अभी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था पीछे कि भाई एकाधिकार के अंदर कोई फर्में उत्पादन के लिए नहीं आ सकती हैं और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर बताया था कि भाई कोई भी फर्में प्रवेश कर सकती हैं और कभी भी छोड़कर जा सकती हैं। डिफरेंस हो गया, ठीक है। नई फर्में एकाधिकार के अंदर तो आ सकती हैं और छोड़ सकती हैं, लेकिन एकाधिकार के अंदर कोई भी फर्में इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बिक्री लागत, आपको पता है यदि एक वस्तु का उत्पादन करने वाला केवल एक व्यक्ति है तो वो अपनी वस्तु को बेचने के लिए किसी प्रकार की ऐड की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि अगर वो किसी को चाहिएगी तो आपको पता है एक ही उत्पादन करने वाला है, उसको बिक्री लागत की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एकाधिकारी के अंदर बहुत ज़्यादा विक्रेता होते हैं, सबको अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, तो इसके लिए बिक्री लागत की आवश्यकता होती है। यानी एकाधिकार के अंदर बिक्री लागत नहीं पाई जाती और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर बिक्री लागत पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट, लाभ संबंधी अंतर। लाभ संबंधी अंतर यानी एकाधिकार के अंदर एकाधिकार को लाभ अधिक मिलते हैं। यदि एकाधिकार को लाभ मिलने बंद हो जाए या न्यूनतम हानि आनी शुरू कर दे तो अपना उत्पादन कम कर देगा। उत्पादन कम कर देगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो दोबारा प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो लाभ फिर होने शुरू हो जाएंगे एकाधिकार के अंदर। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपने उत्पादन, कोई फर्म, कोई उद्योग अपने उत्पादन की कीमत बढ़ा देता है तो उसके उत्पादन को खरीदना बंद कर देते हैं। उसके प्रतिस्थापन, यदि मान लो आपने लक्स की कीमत बढ़ा दी तो लाइफबॉय खरीदना शुरू कर देंगे, लक्स की डिमांड ही खत्म हो जाएगी ना। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर लाभ बहुत कम पाया जाता है, यानी सामान्य लाभ की स्थिति पाई जाती है और इसके अंदर असामान्य की स्थिति भी पाई जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ जाता है तो आप इसको एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप अपने पास से और भी पॉइंट लिख सकते हैं। कीमत पर नियंत्रण
6 पॉइंट कर देते हैं ना, 6 मार्क्स का हो तो 6 पॉइंट तो होना चाहिए हमें। कीमत पर नियंत्रण, एकाधिकार का अपनी कीमत पर पूरी तरह नियंत्रण होता है। कम करना चाहे या ज़्यादा करना चाहे एकाधिकार की मर्जी पर आधारित होती है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में यह कीमत पर केवल केवल आंशिक रूप से नियंत्रण होता है। अगर हम एकाधिकारी उत्पादक अपने कीमत को बढ़ाना चाहे तो केवल मामूली परिवर्तन कर सकता है, बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसकी वस्तु की डिमांड खत्म हो जाएगी, उस वस्तु की डिमांड प्रतिस्थापित हो जाएगी दूसरी वस्तुओं के अंदर। ठीक है, यानी 6 पॉइंट जरूरी हैं, 6 पॉइंट हमने बता दिया आपको। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और कई बार एकाधिकार और एकाधिकारी की बजाय एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी अंतर आ जाता है, या पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर भी अंतर आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये काम हम आपको खुद छोड़ते हैं, ये आपका होमवर्क के तौर पर छोड़ते हैं। क्या कि भाई एकाधिकार व पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर, ये हमने आपको क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं पीछे, आपने इनको स्वयं, अगर एक एकाधिकार कंप्लीट आता है, पूर्ण प्रतियोगिता कंप्लीट आती है, तो इनके डिफरेंस भी हम आराम से कर सकते हैं। और एकाधिकारी प्रतियोगिता व पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने स्वयं अपनी कॉपी में अपने आप बना के लिखना है। ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने क्वेश्चंस अपने आप बनाना सीखें। ठीक है, और ऐसे बनाओगे तभी तो तुम्हारा काम चलेगा अच्छी तरह। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा 13 लेसन कंप्लीट हो गया है, आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट्स लिखकर इसमें पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे और अच्छे अंक लेकर 12th में अच्छे अंक लेकर पास होंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।